अखाड़े से निष्कासित योग गुरु आनंद गिरी ने जताई हत्या की आशंका। पेट्रोल पंप खुलवाना चाहते थे स्वामी आनंद गिरी, गुरु की असहमति पर हुआ विवाद। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का भी निशाना बना उत्तर प्रदेश। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे मरीज, अब तक 25 से अधिक मामले, 3 का हो चुका है ऑपरेशन। चित्रकूट जेल शूटआउट में आया नया मोड़, मारे गए अपराधियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। मुकीम काला को मारी गई थी 5 गोलियां। हरिद्वार में आरपीएफ में तैनात महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस, आसपास के इलाकों में फैली सनसनी। पारंपरिक विधि विधान के साथ खुले गंगोत्री धाम के कपाट, पंडा पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम रावत के नाम पर चढ़ाई पहली भेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों का। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने यूपी और उत्तराखंड पुलिस को पत्र लिखकर अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय उनकी हत्या की जा सकती है और स्वामी आनंद गिरी का कहना है कि बड़ी साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और साथ ही उनकी सुरक्षा छीन ली गई है। उसके साथ ही रहने वालों को भी हटा दिया गया है। उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं रह गई है और ऐसे में वो इस समय किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहते हैं। अखाड़े से निष्कासन के सवाल पर आनंद गिरी का कहना है कि उन्हें नहीं पता ये कि निष्कासन किस आधार पर किया गया है। साथ ही इसे लेकर के वो व्यथित हैं और सबसे ज्यादा भयभीत है। उनका कहना है कि उनकी परंपरा में संपत्ति के विवाद अखाड़े में होते रहे हैं और इस तरह के विवादों में साधुओं की हत्याएं भी होती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक युवती के आरोप में गिरफ्तारी के दौरान उनके छुड़ाने के लिए विदेश पैसा भेजने के लिए 4 करोड़ रुपए लेकर के वो वहां से हजम किया जा चुका है और साथ ही रिहाई के बाद वापस आने पर उस प्रकरण को उन्होंने ठीक किया। आनंद गिरी ने यह भी बताया कि वो वर्ष 2004 से निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और तब से उन्होंने कभी भी मेरे अपने घर का कभी रुख नहीं किया है। घर तो दूर, अपने जनपद में भी कभी नहीं गए हैं। ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो योग गुरु हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। अगर घर ही बसाना होता तो उन्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। स्वामी आनंद गिरी ने यह भी बताया कि अखाड़ा तबाह हो रहा है और उसे वो बचाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, इसीलिए कि हो सकता है कि वो भी किसी दबाव में हो, लेकिन समय का वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वो स्वामी नरेंद्र गिरी के शिष्य तब से हैं जब वो महंत नहीं थे। हर घड़ी वो उनके साथ खड़े रहे हैं और स्वामी आनंद गिरी ने ये भी कहा कि हमेशा उनके मठ में आवाज उठाने वालों को मार दिया जाता है। हाल ही में वर्षों में उनकी ही उम्र का एक और साधु उनके साथ था और वो मृत पाया गया था और साथ ही उसकी मौत को आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा भयभीत है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के डीजीपी और साथ ही यूपी के पुलिस अधिकारियों को भी इस घटना से अवगत करा दिया गया है। अखाड़ा परिषद और साथ ही निरंजनी अखाड़े से निष्कासित किए जाने के बाद योग गुरु आनंद गिरी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपने गुरु और साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी पर गंभीर आरोप लगाए। योग गुरु आनंद गिरी ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के पतन का समय नजदीक आ गया है, इसीलिए वो अनर्गल कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर उन्होंने मठ की संपत्ति बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंत बनने के बाद से नरेंद्र गिरी ने बागमबारी गद्दी मठ की जमीनों को बेचकर मठ को खोखला कर दिया है। हालांकि अब इस मामले में आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। रुक करेंगे वाराणसी का। वाराणसी में ब्लैक फंगस वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि अब तक बीएचयू अस्पताल में ऐसे 25 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टरों ने 3 मरीजों का ऑपरेशन भी किया है। अस्पताल के बाहर बिहार की एक 50 वर्षीय महिला की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें शनिवार को 6 और मरीजों ने ऑनलाइन परामर्श लिया है और साथ ही कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनके ऑपरेशन का फैसला लिया गया है। बीएचयू ईएनटी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एसके अग्रवाल ने ये बताया है कि ऑपरेशन के बाद 2 मरीज भर्ती हैं जिनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शनिवार को भी 6 मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दिया गया।
उन्हें कोरोना जांच कराने और साथ ही रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल बुलाया गया है। साथ ही अग्रवाल ने ये भी बताया कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मरीजों के ऑपरेशन का फैसला लिया जाएगा। इधर लोगों में इस बीमारी को लेकर के लोगों में जागरूकता भी बढ़ती चली जा रही है और साथ ही ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के अब शासन और प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बहुत से लोग इससे कोरोना संक्रमण होने के बाद की बीमारी मान रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान भी इस बीमारी की संभावना बढ़ रही है। आपको बता दें कि बीएचयू एएनटी डिपार्टमेंट के चिकित्सक डॉक्टर एसके अग्रवाल ने ये बताया है कि कोरोना काल में पहले से शुगर बीपी वाले संक्रमित मरीजों के अलावा सामान्य मरीजों को भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अग्रवाल ने आगे कहा कि पहले से शुगर बीपी सहित अन्य बीमारियों के मरीज जिन्हें कोरोना का संक्रमण है, उनका आईसीयू में इलाज के दौरान स्टीरॉयड भी अधिक आता है और साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम होने लगती है और इसी के साथ ही उनका शुगर भी अनियंत्रित होने लगता है। उसमें ब्लैक फंगस होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने ये भी बताया कि खाना खाने के बाद अगर शुगर 150 से कम रहना चाहिए और अगर इससे अधिक हो तो तुरंत डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही डॉक्टर एसके अग्रवाल के मुताबिक जिस तरह से अध्ययन चल रहे हैं, इसके मुताबिक इसमें हवा में भी होने की जानकारी जताई जा रही है। साथ ही आमतौर पर कूड़ा इकट्ठा होने वाले स्थल, साथ ही पेड़ों की कटान वाले स्थल के साथ ही अन्य जगहों पर ब्लैक फंगस के स्रोत सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना काल में इसको लेकर के ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर इम्यूनिटी अधिक है तो इसका खतरा कम रहेगा। चित्रकूट जिला जेल में गैंगवॉर करने के बाद पुलिस मुठभेड़ में ढेर शार्प शूटर अंशु दीक्षित के खिलाफ कोतवाली में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जेल अधीक्षक एससी त्रिपाठी ने अंशु के खिलाफ धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही सदर कोतवाल वीरेंद्र त्रिपाठी ने अंशु के खिलाफ धारा 307, 342, 504, 506, 25 आर्म्स एक्ट और 7 CLA एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि उधर जब तक जेल अधीक्षक श्री प्रकाश त्रिपाठी, साथ ही जेलर महेंद्र पाल, हेडर वार्डर संजय खरे और साथ ही वार्डर हरिशंकर राम और एक PSC जवान को गृह सचिव उत्तर प्रदेश ने निलंबित कर दिया है। अशोक सागर को जेल का नया अधीक्षक बनाया गया है। आपको बता दें शनिवार को ही नए अधीक्षक ने कार्यभार संभाल लिया और साथ ही IG के सत्यनारायण ने ये बताया कि अभी और भी कई लोगों पर गाज गिर सकती है इस मामले में। आपको बता दें कि चित्रकूट जिला जेल रंगोली में शुक्रवार को ईद के दिन सुबह लगभग आधे घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया था। जेल में पूर्वांचल के शार्प शूटर अंशु दीक्षित ने पिस्टल से कुख्यात अपराधी मुकीम काला और साथ ही मुजारुद्दीन उर्फ मेराज अली को गोलियों से भून डाला था। शुक्रवार को जेल परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चला करके 3 बंदियों की मौत का नजारा देखने वाले अन्य बंदियों के चेहरे पर भी दूसरे दिन शनिवार को भी खौफ दिखाई दिया। सूत्रों के अनुसार कई लोगों ने आधे पेट ही खाना खाया तो कई तो इस विषय पर आपस में दिन भर चर्चा करते रहे। नए जेल अधीक्षक अशोक सागर ने पूरे जेल का निरीक्षण कर बंदियों का भी हालचाल जाना और साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण करके शनिवार को पुलिस टीम फिर पहुंची और साथ ही शूटआउट वाले स्थान पर घेरा बनाया गया। कई बंदियों से पूछताछ की गई और जेल में गैंगवॉर के शार्प शूटर अंशु दीक्षित ने 9 mm के पिस्टल से 15 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोली मेराज अली और 5 मुकीम काला को मारी गई। आपको बता दें बाकी की गोलियां हवाई फायरिंग और साथ ही पुलिस मुठभेड़ के दौरान चलाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मेराज और साथ ही मुकीम को अंशु ने नजदीक से गोली मारी थी, जिससे कई गोलियां आर पार हो गई। SSP शैलेंद्र राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेराज अली के शरीर पे 2 गोली, एक सिर के पास, दूसरी कमर के ऊपर लगी है। आपको बता दें कि मुकीम के शरीर में 5 फायर इंजरीज हैं और साथ ही उसके सिर, कनपटी, सीने, पेट, कमर के पास गोली मारी गई है। गोली बेहद नजदीक से मारे जाने की वजह से गोलियां आर पार हो गई। उधर मुठभेड़ में ढेर अंशु दीक्षित के पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस और 15 खोखे बरामद हुए हैं और इसके अलावा 1 मैगजीन भी मिली है। जिस पिस्टल से शार्प शूटर अंशु दीक्षित ने ताबड़तोड़ फायर किए उसमें 2 कारतूस बचे हैं। आपको बता दें कि कोतवाल वीरेंद्र त्रिपाठी की माने तो ये मैगजीन 17 गोलियों वाली थी, जिसमें 15 गोलियां चलाई गई हैं। 7 गोली यदि मेराज और मुकीम को मारी गई हैं तो बाकी के 8 गोलियां पुलिस टीम और साथ ही हवाई फायरिंग में प्रयोग की गई हैं। हालांकि अभी इस मामले में और भी दांव यहां पर खुल सकते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। और अब रुक करते हैं कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शासन के आदेशों का कोई भी असर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं भी प्राइवेट अस्पतालों में ओवर बिलिंग, ओवर चार्जिंग का मामला थम नहीं रहा। तुलसी कोविड हॉस्पिटल में
मरीजों से ओवरचार्जिंग हो रही है। 8 दिन कोविड पीड़ित महिला के इलाज में 6 लाख इस महिला से वसूले गए। आपको बता दें, महिला के दामाद ने मदद की गुहार लगाई है प्रशासन से और प्रशासन लाख दावे कर ले इस बात के, लेकिन अभी भी ओवर बिलिंग के मामले, ओवर चार्जिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कानपुर से सामने आया है। हम आपको बता रहे हैं, महिला के इलाज में 6 लाख रुपए वसूले गए हैं। 8 दिन से महिला भर्ती थी और महिला के दामाद ने गंभीर आरोप यहां पर अस्पताल पर लगाए हैं। शासन लाख दावे कर ले कि सब कुछ दुरुस्त हुआ, मगर यहाँ कुछ और ही खेला चल रहा है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके के तुलसी हॉस्पिटल का ताजा मामला सामने आया, जहां पर सख्त निर्देशों के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में ओवर चार्जिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, प्राइवेट तुलसी कोविड हॉस्पिटल में मरीजों से ओवर चार्जिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है और 8 दिन में कोविड पीड़ित महिला के इलाज के लिए अस्पताल ने 6 लाख से ज्यादा रुपए वसूल लिए हैं। महिला के दामाद ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि महिला के दामाद ने प्रशासन के ओवर चार्जिंग कंट्रोल रूम और साथ ही थाने में तहरीर दी है। मेरी सास विमल गुप्ता जो छिबरामऊ निवासी हैं, तो थी और उनकी तबीयत कुछ खराब थी, तो 24 अप्रैल को यहाँ पे आई मेरे पास। तो उनका इलाज कराने के लिए मैंने तुरंत ज्ञान पैथोलॉजी से उनका RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट 28 तारीख को पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने तुलसी हॉस्पिटल में संपर्क किया। उन्होंने एडमिशन के लिए तैयार हो गए। उसके लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपये की डिमांड की। उनके द्वारा चेक द्वारा पेमेंट करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने चेक से मना कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, कैश लेके आएंगे पूरा। मैंने कैश की व्यवस्था करके तुरंत मैंने कैश जमा करा दिया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मेरी सास का देहांत हो गया। इस बीच में उन्होंने मेरे से तरह से दवा के नाम पे और टेस्टिंग के नाम पे डेली लगभग 30-35 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लेते रहे। और 6 तारीख को उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए की डिमांड करी कि 1 हफ्ते हो गया, 1 हफ्ते का फिर से पैसा दीजिए। तो मेरे पास 1,20,000 रुपया था। मैंने 1,20,000 रुपया फिर जमा किया। मैंने कहा फिर मैं 2-3 दिन में व्यवस्था करता हूँ। इसके लिए वो राजी हो गए। 7 तारीख को उनका देहांत हो गया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि साहब जो मेरा पैसा जमा है वो मुझे वापस कर दिया जाए। उन्होंने 2-3 दिन में आने के लिए बोला और मेरे को कल ही उन्होंने अपना बिल दिया, जिसमें मैंने उनका बिल देखा तो मैं आश्चर्य में रह गया, क्योंकि 6,20,000 रुपया मेरे से उन्होंने टोटल लिया और बिल मेरे को 3,60,000 का दिया, जिसमें उन्होंने ICU बेड के अलावा बाईपैप के 5,000 रुपये, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर का पैसा एक्स्ट्रा, दवाओं का पैसा एक्स्ट्रा, PP किट के नाम पे उन्होंने वसूली की। मतलब सारे इंजेक्शन वगैरह बाकी के मैं बाहर से भी लेके आया 1.5-2 लाख रुपये के। और उन्होंने मेरे को टहलाने के लिए ये सब किया और उसके बाद मैं परेशान होकर मैं ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया हूँ। कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई आपने? मैंने ग्वालटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और मैं DM साहब के पास भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी दूँगा। कमिश्नर साहब से भी मैं शिकायत करूँगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के घाटमपुर में डबल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि घाटमपुर के पतारा के विराहीनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि घाटमपुर के पतारा के विराहीनपुर गांव में प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी रात में उससे मिलने के लिए उसके घर आया था कि अचानक दोनों को घरवालों ने आपत्तिजनक हालात में देख लिया, जिससे आक्रोशित घरवालों ने पहले तो दोनों को कमरे में बंद कर दिया और रात भर दोनों को उसी कमरे में बंद रखा और उसके बाद सुबह होते ही आक्रोशित लड़की के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी और उसके नाबालिग प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में दहशत फैल गई और उसके साथ ही आसपास के गांव में भी हड़कंप मच गया। तो वहीं आरोपी पिता और उसका बेटा वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दोनों ही तरफ हड़कंप मच गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। आपको बता दें कि हरिद्वार RPF में तैनात एक महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का नाम मनुजा है, जो कि हरिद्वार रेलवे कॉलोनी में बने क्वार्टर में रहती थी। साथ ही शनिवार को कमरे में पंखे से लटका हुआ इस महिला का शव बरामद किया गया और साथ ही इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर RPF और हरिद्वार पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और साथ ही हरिद्वार पुलिस ने शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
हरिद्वार सीओ सिटी अभय सिंह ने ये बताया है कि मृतक आरपीएफ कांस्टेबल का शव उसके कमरे के पंखे से लटका हुआ पाया गया। महिला कांस्टेबल की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2021 में मृतका की तैनाती हरिद्वार आरपीएफ में हुई थी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कल देहरादून में साइबर क्राइम का एक और नया मामला सामने आया था, जहां पर आराधर चौकी पुलिस ने युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें कि सोशल साइट पर वरबीर रोड निवासी एक युवक ने अपनी मां के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए प्लाज्मा के लिए मदद की मांग की थी और आवेदक को मदद के लिए कॉल आया और साथ ही 2500 रुपए की मांग करते हुए प्लाज्मा देने की बात कही गई। आवेदक ने गूगल पे से पहले 300 रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद आरोपी उससे पैसों के लिए लगातार कॉल करता रहा। साथ ही आवेदक द्वारा सोशल मीडिया पर बनाए गए मैसेज में आवेदक का मोबाइल नंबर हटाकर अपना नंबर डालकर सोशल मीडिया पर इधर उधर मैसेज भेजता रहा और इस दौरान वो कई और लोगों से भी पैसे की मांग करता रहा। वैशाख शुक्ल तृतीया के शुभ अवसर पर शनिवार सुबह 7:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट पूरे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ खोल दिए गए। शुक्रवार को मां गंगा की प्रतिमा भैरव घाटी पहुंची और साथ ही शनिवार सुबह 4 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर मानव कल्याण की कामना करते हुए मां गंगा की आरती की गई और 4 धाम यात्रा स्थगित होने के कारण चारों धामों के कपाट सांकेतिक रूप से खोल दिए गए। केवल पूजा की परंपरा को निभाने वाले लोगों को ही धामों में जाने की अनुमति मिली, जैसा कि पहले निर्धारित था। प्रतिदिन धामों में पूजा पाठ जारी रहेगा। आपको बता दें, चारों धामों के कपाट खुलने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का विधिवत पालन किया गया। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति के कुछ लोग, साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विशेष अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और सोमवार को केदारनाथ के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। शनिवार को केदारनाथ के भगवान की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है और स्थिति सामान्य हुई तो 4 धाम यात्रा शुरू भी हो जाएगी। भक्तों को अपने घर पर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। गंगोत्री मंदिर समिति के रविंद्र सेमवाल ने ये बताया कि कोरोना की वजह से सीमित संसाधनों के साथ गंगोत्री धाम में पूजा पाठ और मां गंगा की आरती का आयोजन हर दिन किया जाएगा। आम लोगों को न तो इस धाम की यात्रा और न ही मंदिर में दर्शन की अनुमति दी गई है, लेकिन गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने ये बात कही है कि साल 2020 की तरह इस साल भी गंगोत्री धाम के कपाट बड़े ही सादगी से खोले गए हैं। कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से मंदिर परिसर में पुरोहित और प्रशासन के कुछ लोगों ने शिरकत की और साथ ही मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। लेकिन हर साल की तरह गंगोत्री धाम में न तो आर्मी के बैंड दिखे और न ही भक्तों का उत्साह। अब धाम के व्यापारियों और साथ ही पंडा पुरोहितों को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना महामारी समाप्त हो और साथ ही धामों को फिर से चहल पहल के साथ यात्रा जो है वो शुरू की जाए। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल जाएंगे। कोविड के कारण प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई और साथ ही स्थानीय जिलों के निवासी तक भी मंदिरों में नहीं वो वहां पर जा सकते। साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं वो भी मंदिरों तक नहीं जा सकते। आपको बता दें कि गंगोत्री के कपाट खुलते ही सबसे पहली भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम तीरथ सिंह रावत के नाम की चढ़ाई गई है। कानपुर में सरकार चलाने वालों की दुकानें तो खुल सकती हैं, लेकिन परिवार चलाने वालों की दुकानें नहीं खुल सकती। अभिभावक महासंघ ने प्रदर्शन किया इस मामले को लेकर के। आपको बता दें, राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही वैश्विक महामारी को लेकर के जहां दवाई, आईसीयू, वेंटिलेटर्स की मांग को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार द्वारा कानपुर में शराब की दुकानें खोलकर वायरस को फैलाने का मौका दे दिया गया है। अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ साथ मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य राकेश मिश्रा ने ये सरकार से सवाल किया है, क्या कोरोना वायरस शराब की दुकान पर नहीं जाएगा। संघ के सदस्य द्वारा मांग की गई कि सरकार निजी विद्यालयों से बच्चों की फीस, दुकानों का बिजली का बिल और साथ ही मकान और दुकान का किराया, बैंक का ब्याज माफ करे। राकेश मिश्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ एवं मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा के समक्ष ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों का ये कहना है कि जो शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो परंतु व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। हम लोगों के ऊपर किस्तें, बिजली का बिल और अन्य ईएमआई चालू हैं। सरकार द्वारा उसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। सरकार का जिससे पेट चलता है, सरकार ने शराब की दुकानें तो खोल दी। आपने अभी देखा पिछले दिनों कि उन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर तार हुआ है,
परंतु हम व्यापारी गण अपनी उचित मांग के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आज सरकार से वादा करते हैं कि हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करेंगे। चूँकि हमें भी अपने बच्चों की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है, मकान का किराया देना है। सरकार द्वारा हम लोग के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। या तो सरकार अगर सरकार दुकान बंद करती है और स्कूलों फीस देना, तो सरकार हमारे लिए कोई सब्सिडी की व्यवस्था लाए। हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम बंद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसके लिए कोई हमें राहत पैकेज की घोषणा करे जिससे कि हमारे बच्चे और हम लोग का परिवार पल सके। अब अगली खबर का रुख करते हैं कानपुर से, जहां पर शव दफनाए जाने को लेकर के एसडीएम बेल्हौर मीनू राणा शिवराजपुर खिरेश्वर घाट पहुंची। आपको बता दें, वहां का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मौके पर एसडीएम के साथ तहसीलदार अवनीश कुमार टीम के साथ वहां पर पहुंचे। आपको बता दें, वो नानामऊ के घाट पहुंचे और घाट की जांच की गई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्हें दोनों जगह नई समाधियां नहीं मिली।